नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। सपा, बसपा और बीजेपी लगातार दमखम दिखा रही है और लगातार कोशिश यहां पर ये की जा रही है कि किस तरीके से यहां पर जो है इस चुनावी समीकरण में वो यहां पर जीत हासिल करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और साथ ही सपा पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये कोशिश यहां पर यह भी की जा रही है कि कैसे यहां पर इस चुनाव में जीत हासिल की जाए। लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा में आए विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद अब यह भी देखा जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजों का असर किन किन राज्यों में होने वाले उपचुनाव या फिर बाकी चुनाव पर पड़ेगा, यह भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी संकेत दे दिया है कि अब वो भी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जब जब उन्होंने गठबंधन किया तो उसका कोई भी फायदा बसपा को नहीं मिला है। लेकिन जब बात यहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की होती है तो अखिलेश यादव भी अब अपने दम पर कोशिश में जुटे हैं कि कैसे चुनावी समीकरणों को यहां पर साधा जाए। लेकिन जब यहां पर लोकसभा के चुनाव की बात की जाती है तो एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर गठबंधन ने किया था उत्तर प्रदेश में और बड़ा झटका जो है वो यहां पर बीजेपी को लगा था। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि यहां पर कितना जनाधार मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और सपा को यानी का गठबंधन को, लेकिन उसका सीधा असर यहां पर देखा गया था। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार इस बार जो उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर किसे कितना जनाधार मिलेगा, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा दे। मेरे साथ शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं। शांत प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस नेता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं भरत गांधी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा नेता चौधरी लोटन राम निषाद भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा चौधरी लोटन राम आपसे ही है। सपा किस तरीके से चुनावी मैदान में उतर रही है, यहां पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन चुनावी समीकरण या फिर कहा जाए कि चुनावी रणनीति जो बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर सवाल खड़े कर रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां के सेक्टर और बूथ के पेट को कसने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से जो है कि उपचुनाव में नंगा नाच करने की कवायद में जुटी हुई है, जैसा कि पहले आप सुने होंगे कि जहां जहां मुस्लिम बीएलओ थे, जहां जहां उपचुनाव होना है वहां से उनको हटाने का काम किया गया। अभी इधर समाचार मिला है कि यादव और मुस्लिम जो पुलिसकर्मी है और राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं जो चुनाव प्रक्रिया में जो है कि सहयोग करते हैं, उनको हटाया जा रहा है। और मिल्कीपुर और कटहरी के चुनाव को तो मुख्यमंत्री जी जो है कि वह महाभारत के युद्ध की तरह जो है कि कुरुक्षेत्र की तरह रणनीति बना रहे हैं। और वहां पर पासी जाति के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी वहां से हटाया जा रहा है, यानी कि चुनावी कार्य में जो है कि उनको नहीं लगाया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दावों को फेल करने में सफल रही और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की और देश में नंबर 3 की पार्टी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी हर खेल करेगी बाई इलेक्शन को जीतने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी प्रशासनिक वहां पर तानाशाही और गुंडाई करा करके उपचुनाव जीतना चाहेंगे, क्योंकि उसे वह जीवन मरण से जोड़ चुके हैं। और कटहरी और मिल्कीपुर को देखा जाता है कि हर सप्ताह में मुख्यमंत्री जी जा जाकर के चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी प्रयास कर ले समाजवादी पार्टी जो है अपने लोटन राम जी, हर एक नेता चुनावी मैदान में उतरता है, अपने अपने दावे और वादे किए जाते हैं, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या नेताओं का तबादला नीति से चुनाव जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, बेबुनियाद बात कर रहे हैं। इस प्रकार के कोई तबादले चुनाव को ध्यान में रख करके नहीं किए जा रहे हैं और ना ही किए जाते हैं। प्रकार का कोई भी जो चुनाव प्रबंधन में लगा अधिकारी किसी प्रकार से चुनाव को उसमें विघटन पैदा नहीं करता, ना ही प्रभावित करता। तो ये सही मायने में इनको ऐसा आभास है कि हमें चुनाव हारना है
और इसके लिए एक भूमिका तैयार करें कि जो अधिकारी हैं, सरकारी तंत्र है, उसको वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि जातिवार जो है भारतीय जनता पार्टी लोगों को वहां से हटा रही है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, केवल दुष्प्रचार के कारण से ही ये लोग लोकसभा में थोड़ी बहुत सीटें ले गए हैं। मैं समझता हूं कि जनता अब इनके दुष्प्रचार और इनकी नीयत को समझ चुकी है। इस प्रकार के दुष्प्रचार करने से जाति, लेकिन श्याम प्रकाश जाटव जी, जो एक उम्मीद थी आपको लोकसभा के चुनाव में, मनोती जी तो आपको नहीं मिले, लेकिन इसी दम पर एक बार फिर से सपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर रही है, तो कैसे रोक पाएंगे आप? जनता स्वयं जनार्दन है, जनता स्वयं देखती है कि ये जो बातें कह रहे हैं अभी हरियाणा में जो इनकी कांग्रेस की दुर्गति हुई है और जम्मू कश्मीर में इनकी जो दुर्गति हुई है, तो जनता ने करी है। उन्होंने देख लिया कि ये झूठे हैं और ये लोग जो है किसी भी सूरत में लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनसे दूरी बना करके रखना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। किसी सूरत में मैं नहीं मानता कि ये जो है जनता इनको किसी भी प्रकार से। चलिए ठीक है सर, जनता जनार्दन ने देखना और समझना होगा कि आखिरकार उपचुनाव में किसे अपना समर्थन देती हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, क्या वाकई में जैसे कि अभी श्याम प्रकाश जाटव जी कह रहे थे कि हरियाणा में क्या हुआ कांग्रेस का, इस बार जो उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, ऐसा इन्होंने हरियाणा जम्मू कश्मीर का नाम लिया, पहले उस पर 1 मिनट बोल दें जी। जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान लिया था कि हम जो है जम्मू कश्मीर हमको जीतना है। वहां पर हर तरह से इन्होंने कारगुजारी की। पहले ही 5 विधायक को नॉमिनेट कर दिया, सोचा जम्मू से हम 30-35 सीट जीतेंगे, 5 मिला के 40 और 6-7 निर्दलीय मिलाकर हम सरकार बना लेंगे। लेकिन वहां की जनता और इंडिया गठबंधन ने इनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। ये कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। पिछली बार हम पूरे 90 सीट 87 सीट पर लगभग लड़े थे और 12 सीट जीते थे। अब इस बार 30-31 सीट पर गठबंधन में लड़े और 6 फ्रेंडली फाइट में 6 आया। लेकिन बना तो हमारी गठबंधन की सरकार ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी सरकार गठबंधन है कि हमारी गठबंधन है। वहां पर तो वहां की जनता ने एकदम इनकार कर दिया इनको। दूसरी तरह हरियाणा में बड़ा लोकप्रिय सरकार इनकी थी, तो 11 मंत्रियों में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। 9 मंत्री चुनाव हार गए और प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले वहां से भाग खड़े हुए। वहां की जनता जिस तरह से नाराज थी, गांव में घुसने नहीं दे रही थी। वहां की जीत, इनकी जीत को वहां की जनता पचा नहीं पा रही है। लेकिन डॉक्टर हरिनाथ जी, लेकिन बड़ा सवाल है कि लगातार जो है बीजेपी नेताओं पर आरोप लगता रहे कि वहां की जनता बीजेपी नेताओं को अपने गांव में कस्बों में घुसने नहीं देती, लेकिन फिर भी समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। नहीं भैया, देखिए यही तो है आश्चर्य वहां की जनता को। और हमारी पार्टी के नेताओं ने जो तंत्र का इन्होंने दुरुपयोग किया है, अब तो पहले तो हमारे राहुल गांधी जी को भी विश्वास नहीं होता था। अब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस पर सोचना के लिए मजबूर हो गए कि तंत्र का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं। क्योंकि वहां पर कई जगह से मतगणना में जो है अव्यवस्था और धांधली का आरोप वहां के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। और आप देखिए, अगर कोई भी ईवीएम मशीन दिन भर भी अगर उपयोग करे तो क्या वो 1% खर्च हो पाएगी बैटरी? जहां पर 99% बैटरियां बाकी थी, वहां पर शेष बची थी, वहां पर इनको 70% से अधिक वोट मिल रहे हैं। लेकिन हरिनाथ जी, ये तो एक जांच का विषय है। आप इलेक्शन कमीशन जाइए, उस पर जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगता रहता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। भरत गांधी साहब, आपने कई लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बड़े करीब से आपने देखे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है। इस बार जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे जी, उसमें एक नैरेटिव काम किया कि भारतीय जनता पार्टी से भारत के संविधान को खतरा है। और चुनाव के नतीजे जब आ गए तो लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये संदेश देने की पूरी कोशिश किया है कि वो खतरा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन पर फैसला था कि जो अमीर दलित हैं वो रिजर्वेशन लेके गरीब दलितों का नुकसान ना करें,
इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी होकर के यह संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दलितों और पिछड़ों के संपन्न वर्ग के साथ खड़ी है और यहां तक भी आश्वासन दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा तो संसद में विधेयक लाके पलटा भी जाएगा। इससे जो दलित वर्ग और ओबीसी का जो संपन्न तबका था वो आश्वस्त हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको खतरा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव में बना था वो विधानसभा में नहीं बनेगा। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि जो समीकरण पहले थे कि जो यादव समाज से नाराज होकर के बाकी ओबीसी और दलित बीजेपी की तरफ चले जाते थे, इस बार वो दरवाजे पे वापस भी जा सकते हैं। ये राहुल गांधी जी के और अखिलेश जी के विवेक पर और कला पर तय होगा कि वो जो वोट बैंक आ गया था उसको कैसे संभालेंगे, केवल जुबान पे और वक्तव्य से संभालेंगे या कुछ आचरण दिखाएंगे जिससे वास्तव में उनको विश्वास हो जाए कि हाँ राहुल गांधी के साथ उनका भविष्य है। इसलिए मेरा तो स्पष्ट आकलन है कि लोकसभा की तरह विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे नहीं आने जा रहे। इस बार समाजवादी पार्टी को फिर नुकसान होने की पूरी संभावना है। अभी वक्त है, अगर सपा और राहुल जी चाहेंगे तो संभल सकता है। बिल्कुल, देखना और समझना यही होगा कि आखिरकार किस तरीके से चुनावी समीकरणों को यहां पर साधा जाए, जनता को कैसे अपने पाले में यहां पर लाया जाए। चौधरी लोटन जी, आपको क्या लगता है कि जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितनी सीटों पर आप विजय जो है यहां पर होने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि जनता का कितना समर्थन आपको मिलने वाला है? और लोटन राम जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारे मित्र ने कहा था जी, तो ये भाई ये दुख तो हमें भी है और आपको भी है कि जो सरकार में रहता है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है। और कोई भी ऐसा नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले के ये बड़ा अहम सवाल क्या, और देखना और समझना यह भी होगा कि आखिरकार जिस तरीके से अब चुनावी समीकरण बदल रहे हैं, लगातार नेता आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता कि आखिरकार जिस तरीके से जनता के बीच पहुंचा जा रहा है तो उस पर कितना जो है समर्थन यहां पर जनता का नेताओं को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पाले में यहां पर क्या लगता है आपको, जनता कितना समर्थन लेकर आ रही है? या फिर यह भी देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से यहां पर सपा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, 10 सीटों पर क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में यहां पर बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था, क्या एक बार फिर से सपा कांग्रेस दमखम दिखाने में कामयाब होगी? यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन देखना और समझना होगा, दोनों ही यहां पर पार्टियों की तरफ से लगातार जनता के बीच पहुंचकर दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार जनता किसके पाले में जा रही है। लेकिन हरियाणा के आए अभी चुनावी नतीजों के बाद यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका असर जो है उपचुनाव पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखना और समझना होगा कि आखिरकार जनता किसके पाले में जा रही है। चौधरी लोटन राम जी, आपको क्या लगता है, जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें जीत पा रहे हैं आप? जी, जिस तरह हमारे सज्जन ये बता रहे थे जी कि योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, उत्तर प्रदेश में हालात वो हो गया है कि जाति देख देख करके टारगेट में लिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हालात गुजर रहे हैं कि आज पिछड़े दलित वंचित गरीब गुरबा समाज जो है प्रशासनिक दिक्कतों का सामना कर रहा है, पुलिसिया जोर जुल्म और अत्याचार का शिकार हो रहा है। और हरियाणा के चुनाव की जहां बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी एक दिन पहले से तो बिल्कुल जो है कि हरियाणा के लोग जो भी मतगणना में लगे हुए लोग हैं उनको टारगेट पे लिए हुए थे। वहां पर कांग्रेस की सरकार बननी थी, लेकिन ईवीएम स्कैम करा करके मतगणना को रोक करके हेरा फेरी करा करके भारतीय जनता पार्टी जो है कि चुनाव जीती है। और वहां की जनता हतप्रभ है कि हम तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की कैसे बन गई? और ये 10 सीटों पर। लेकिन लोटन राम जी, जब यहां पर विपक्ष जीत हासिल करता है तो कोई भी ठीकरा जो है वो ईवीएम पर नहीं फोड़ा जाता, और जब हार हो जाती है तो सीधा निशाना ईवीएम को ही क्यों बनाया जाता है?
देखिए हमारे नेता ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। ईवीएम से जीतने के बाद भी हमारा ईवीएम पर कुछ भरोसा नहीं है। अरे भाई जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान हो, जर्मनी हो, कोरिया हो, वहां पर जो है मतपत्र से चुनाव होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में जो है ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की क्या जरूरत है? यह इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है और भारतीय जनता पार्टी इसका बड़े पैमाने पर जो है कि दुरुपयोग करती है। और 2009 में आरोप किसने लगाया था ईवीएम पर? आडवाणी जी ने लगाया था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाया था, और ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। और जो कमेटी बनी थी उसने ईवीएम मशीन बनाने वाली जापान की कंपनी से पूछा कि आपका पर कितना विश्वास है? उस कंपनी ने कहा इस मशीन पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव न करा करके मतपत्र से कराया जाता है। तो जो ईवीएम मशीन बनाता है, उसका चिप्स बनाता है, उसे जो है कि भरोसा नहीं है, तो भारत जैसे विकासशील देश में हम जैसे ठीक है सर, भरोसा करें। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या वाकई में आपको जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है? आप ईवीएम के बलबूते जीत हासिल कर रहे हैं, शांत प्रकाश जाटव जी? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बड़ा हास्यास्पद है कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम पर आप एक बात नहीं कहते, और जब आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम पर तीसरा बोलना शुरू कर देते हैं। आपके पास में कोई विजन नहीं है पब्लिक के बीच में जाकर के क्या काम करना है। आपके पास में ऐसा कोई व्यू नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आपने पब्लिक के बीच में क्या करना है। आप लोगों को केवल गुमराह करके झूठे आश्वासन देकर जिन्हें कभी पूरा नहीं करना, इस प्रकार की बात कहकर के चुनाव में उतर जाते हैं, और जो वायदे आपने किए होते हैं उनको पूरा नहीं करते। आप देखो कांग्रेस की हालत क्या है। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पर शुल्क लगा रहे हैं, जहां हमने देश के 14 करोड़ लोगों को 14 करोड़ टॉयलेट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 300 रुपए प्रति टॉयलेट जो है ये शुल्क लगा रहे हैं। इनकी ये स्थिति है। ये किसी भी सूरत में जनता को गुमराह करके लूटने का तंत्र चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जो अभी हम 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जिस वक्त में ये लोग अगर सत्ता में आ गए दुर्भाग्य से। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, आप अनाज तो जनता को फ्री मुहैया करा रहे हैं, लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप जो राशन फ्री यहाँ पर जनता को दे रहे हैं, आप रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? आप जनता को रोजगार दीजिए, राशन फ्री देने की बात कहीं नहीं आएगी। पद में किस तरह ओबीसी 80 के कोटे की हकमारी की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ बेंच ने जो है दो जजों के पीठ ने यह कह दिया कि 18,900 पदों की हकमारी की गई है ओबीसी 80 की। है जो ओबीसी 80 एसटी के भापा में नेता है वह केवल मुखौटे हैं और निज स्वार्थ में जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसी तरह जिस तरह से मदारी का खेल दिखाने वाला बंदर और बंदरिया को अपने इशारे पर नचाता है, उसी तरह 80 के नेता जो है उनके समाज का हकमारी हो रही है। ठीक है सर, डाका डाला जा रहा है। ठीक है, लौटूंगा आपकी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर हरिनाथ जी। ठीक है सर, के दौड़ा दौड़ा कर अपीलों में पीटा योगी आदित्यनाथ के विराजी। ठीक है, लौटूंगा मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर। ठीक है सर, लौटूंगा जी, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर हरिनाथ जी। बीजेपी लगातार जो है जनता के समर्थन में काम कर रही है। लोटन राम जी, सर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, लोटन राम जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर हरिनाथ जी। शांत प्रकाश जाटव जी का कहना है कि लगातार वो योजनाएं ऐसे चला रहे हैं जिसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है, और ये एक मुख्य वजह है कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर ईवीएम बीच में कहां से आ जाती है सर? देखिए ये जो है जब हमारे वर्तमान जब 53 रुपया डॉलर, 1 रुपए में 1 डॉलर में 53 रुपये थी मूल्य, तो कह रहे थे हमारी सरकार की मूल्य, हमारी इज्जत गिर रही है देश की। आज 1 रुपए 1 डॉलर में 84 रुपए कीमत हो गई है। हमारे पैसे के इतना मूल्य गिर गया है, इतना मूल्य गिर गया है, अब इनकी इज्जत नहीं गिर रही है। दूसरी बात, उस समय 50 करोड़
हमारे के ऊपर कर रहा है, इनकी नहीं गिर रही है। लगातार हम ब्याज देने में, ब्याज का पैसा देने में परेशान है और डॉलर का मूल्य चल रहा है, रुपए का मूल्य गिर रहा है, हम ब्याज भी देना मुश्किल हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हम जो है कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमारे गांधी जी ने कहा कि आप बताइए, इस पर विवाद करने की जरूरत है। जब पहले ईवीएम का चुनाव होता था, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष था, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य जज को इन्होंने हटा दिया। अब अपने ही चयन करना है, अपने ही सब कुछ करना है और अपने ही जब चाहे तब किसको इस्तीफा दिलवा के अपने मन से नियुक्त करें। चुनाव आयोग किस तरह काम कर रहा है आप देख ही रहे, पूरा देश देख रहा है। ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर हरिनाथ जी, आज जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां की जनता के लिए आपके पास क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके? जनता का समर्थन कैसे हासिल करेंगे? किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं सर? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े, दलित, गरीब, सामान्य वर्ग के गरीबों की आवाज उठाई, उनके कल्याण के लिए काम करने की बात कही, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात कही, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में उसी आधार पर हम अपना वोट 10 उपचुनाव में मांगेंगे और इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि ये तंत्र का दुरुपयोग न कर पाए। देखिए, आप कह रहे थे कि ईवीएम का तंत्र जहां जीत जाते हैं, आप बताइए बेईमानी के भी एक सीमा होती है। क्या आप 2700 राज्य 2800 राज्य में बेईमानी करेंगे? ये केंद्र के चुनाव में बेईमानी करते हैं। जहाँ चुनाव महत्वपूर्ण होता है, जहां पर इनको जो है एक सिंबल देना पड़ता है कि देखिए चुनाव हम जीत गए। जैसे हरियाणा में कांग्रेस की पूरी जीत निश्चित थी और जनता ने जीत दिया भी, तो इनको हरियाणा पर इनको तंत्र का दुरुपयोग करना था। हर जगह ये दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जहां पर 2-4 हजार वोट का अंतर होता है, वहां पर ये दुरुपयोग कर सकते हैं। जहां पर लेकिन सर, अगर वाकई में ये सारी बातें सत्य हैं, तो आपकी रणनीति में क्या अब कोई बदलाव होगा? क्या कुछ रणनीति आप बदलेंगे चुनावी मैदान में उतरने से पहले? रणनीति का यही है कि जनता से अपील करेंगे कि जो आप 2-4 हजार से वोट जिताने का है, आप अधिक से अधिक एक तरफा वोट जिताइए। 30-40 हजार का अंतर रहेगा तो बेईमानी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सक्रिय करेंगे, अपने सहयोगियों से भी ये बात करेंगे और हम लोग जो 20 जगह धांधली हुई है उसका रिपोर्ट चुनाव आयोग को दिए हैं और दे रहे हैं। देखते हैं चुनाव आयोग क्या करता है। बिल्कुल, देखना और समझना होगा कि आखिरकार इस पर क्या होता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। जी ठीक है सर। भरत गांधी जी, आपको क्या लगता है, जो लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर सपा और कांग्रेस की रणनीति थी, क्या उसी के आधार पर जनता के बीच पहुंचा जाए या फिर उसमें कोई बदलाव करना चाहिए? भरत गांधी जी। देखिए, एक तो जो आपने बोला कि जो अनाज मिल रहा है देश के गरीब जनता को, वो गरीब वोट बैंक तो बीजेपी के साथ चला गया। अब उसकी काट राहुल गांधी ने निकाला जी। राहुल जी ने कहा कि 8,500 रुपया हर महीने खटाखट मिलेगा। लेकिन अब वो प्रॉब्लम ये आई कि अब वो पार्लियामेंट में जब एमपी बन गए तो संसद में ये बात नहीं बोल रहे हैं और कांग्रेस ये संघर्ष में जमीन पर और सड़क पर उतर नहीं रही है। इससे जनता में ये विश्वास पैदा हो रहा है कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है गरीबों के सवाल को लेकर के। 8,500 रुपया पता नहीं कब मिलेगा, जब ये आगे बोलने को तैयार नहीं है तो लड़ने को तैयार नहीं तो मिलेगा भी नहीं। तो 5 किलो अनाज के साथ बीजेपी साथ रहो। एक तो बीजेपी राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और जनता में विश्वास दिलाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गरीबों के मसीहा शुभचिंतक कांग्रेस है। और अखिलेश यादव जी राहुल गांधी की बात से कर्मी काटते हैं, वो कभी 8,500 देने की बात नहीं बोलते। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मैचिंग नहीं, दोनों के आइडियाज डिफरेंट हैं। इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें सबके विचार अलग अलग हैं। अखिलेश जी पैसा जनता को नहीं देना चाहते, राहुल गांधी देना चाहते हैं। तो जब दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा अखिलेश जी इसलिए है ना, वो कोई मुख्यमंत्री ने किया था तो कर पाएगा। अखिलेश जी का दावा नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 8,500 जब आपके सहयोगी राहुल गांधी बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए या राहुल गांधी समझाइए कि मत बोले।
दोनों अगर आप एक गठबंधन में आए हो तो आपकी भावना एक होनी चाहिए। एक विचारधारा थी जो राहुल जी का वादा था वही देखिए, जहाँ जहाँ राहुल जी ने जो जो काम कहा वो राज्यों में हो रहा है। एकदम ठीक है। पैसा नहीं। उपाध्याय जी मैं लौटूंगा आपके पास, उपाध्याय जी मैं लौटूंगा आपके पास। भरत गांधी जी को अपनी बात पूरी करने लीजिए जी। लेकिन अखिलेश यादव जी राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे। यही मेरा कहना है, जनता में विश्वास में खतरा पैदा हो रहा है कि शायद दोनों की सोच एक नहीं है, पॉलिसी एक नहीं है। अगर दोनों एक भाषा बोलेंगे, मिलके काम करेंगे तो भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। लोटन राम जी, क्या वाकई में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? क्या वाकई में जो रणनीति राहुल गांधी की है वो अखिलेश यादव की नहीं है? कैसे तालमेल बैठेगा? आपका फाइनल कमेंट सर। लोटन राम जी। राहुल गांधी जी का जी जो घोषणा उन्होंने था कि हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये हम नीतियां लागू करेंगे। अखिलेश यादव जी भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन बातों को रखे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, तो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। हम जानना चाहते हैं, ये 84 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 क्या उस समय मोदी थे प्रधानमंत्री? क्या कि भाजपा आरएसएस वाले प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था। राशन पहले भी मिलता था। हाँ, उस समय इतनी मीडिया नहीं थी कि मीडिया जो है कि 3 का 13 बना करके फूल बांधने का काम करे। शिक्षा का अधिकार 2008 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। 2005 में सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। चाइल्ड लेबर राइट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। ये केवल जो मोदी मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का 80 में 80 को 79 का दावा था, यहाँ पर कम से कम 7 सीट जो है ईवीएम स्कैम करा करके, मतगणना में हेरा फेरी करा करके चुनाव जीते। चाहे अलीगढ़ का चुनाव हो, चाहे मेरठ का चुनाव हो, चाहे फूलपुर का और पासगांव का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और हम झूठे दावा नहीं कर सकते, लेकिन 7+ सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीतेंगे। चलिए ठीक है लोटन राम जी, देखना और समझना होगा कि क्या वाकई में कितनी सीटें यहां पर जनता सपा और कांग्रेस को देती है, देखना होगा। हरिनाथ जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या वाकई में आपकी और अखिलेश यादव की रणनीति अलग है या मुद्दे अलग हैं, या फिर आपको एक बार फिर से एक रणनीति नए तरीके से बनानी चाहिए ताकि जनता के बीच आप पहुंचे और समर्थन हासिल करें? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी हैं, ज्यादातर हमारे मुद्दे एक ही है। और उस मुद्दे पर ही हम लोग जनता के बीच लोकसभा में गए। इनको 400 का पार नारा लगाने वाले को 240 पर रोके और अपने सहयोगियों को सरकार बनाने के लिए मजबूर किया। दूसरी बात कि आप ये बताइए, जैसे उपचुनाव होता है, किस तरह से प्रशासनिक दुरुपयोग किया जाता है मशीनरी का, उस पर हम लोग इस बार सतर्क रहेंगे। और हम लोग जनता से अपील करेंगे कि आप लोग इतना ईवीएम की मशीन दबाइए कि हेर फेर ये कितना ही करें, फिर भी ये चुनाव हारे। और इस बात को जनता समझ रही है। हरियाणा में समझ ली कि हरियाणा की जनता ने वोट कांग्रेस को दिया और जीत बीजेपी रही है। तो अब जनता को समझ में आ रहा है कि हम लोग अब एक तरफा इनको हराएंगे। इस तरह से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो है गरीब गुरबों पिछड़े दलितों, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं संविधान में संशोधन की बात जो कह रहे थे, जब जनता ने इनको किसी लायक छोड़ा ही नहीं तो संशोधन कैसे करेंगे? ये ईवीएम की लूट मचाए, ये संविधान संरक्षण है कि संविधान का ये दोहन कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चलिए हरिनाथ जी, अब देखना होगा कि जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ठीक है सर, जनता कितना समर्थन यहाँ पर आपको देगी, ठीक है सर, वो देखना और समझना होगा। उपचुनाव में हम लोग जगह 10 जगह, ठीक है सर, वो अब देखना होगा कि समर्थन यहां पर जो है कांग्रेस और सपा को कितना मिलेगा। शांत प्रकाश जी, आपसे भी मेरा फाइनल कमेंट है। मैं चाहता हूं यहां पर कि आखिरकार क्या वाकई में जो आरोप सपा और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ईवीएम में घोटालेबाजी की यहां पर बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात कही जा रही है, आप इतना सहमत है? और 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें इस बार जीत पा रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो उपचुनाव है, इसमें जनता ये शासक होती है और हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो उनके आदेश पर काम करने के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं। जनता ने
हरियाणा में तय किया कि हमें कैसा शासन चाहिए, और जनता जो है वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में शासन जो है वो योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। 10 सीटों को उससे महरूम नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर के कांधे से कांधा मिला करके हमारा जनप्रतिनिधि काम करेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए ये जो कुकर मुद्दे के तरीके से ये जो विपक्षी दल तैयार हो रहे हैं, इनको आपस में लड़ने दें। इनको हमें किसी भी सूरत में सत्ता नहीं देनी है अपने क्षेत्र की। देश में तीसरे नंबर की पार्टी को आप कुकुरमुत्ता बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने तो साबित कर दिया शांत प्रकाश जाटव जी कि उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी कौन है। ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ हो गया है। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कर दिए होते, लेकिन अखिलेश यादव राहुल गांधी से इतना डर गए कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है हरियाणा के साथ कराने की हिम्मत नहीं हुई। इतने कायर लोग हैं, ठीक है जाटव जी, उपाध्याय जी, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें नतीजे क्या थे, वो क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने, लेकिन अब जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कितना समर्थन यहां पर जो है जनता का किस पार्टी को मिलेगा, कितना जनाधार मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।